नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहाँ अपन पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स। तो अब तक अपन ने हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि ठीक है, यानी कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर। अगर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर अच्छे से समझा है तो इसमें फिर कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चीज़ें कैसे होने वाली है वो बता दूंगा। अब इसमें क्या होगा, ये एक फुल वेव रेक्टिफायर है, ये माना ये क्या एक फुल वेव रेक्टिफायर है। तो इसमें जब आप एसी दोगे ना, ये एसी ये ऐसे होगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसमें जो मिलेगी ये डीसी वैसे शुद्ध नहीं होती। ठीक है, हाँ ये अशुद्ध डीसी होती है, लेकिन होती डीसी है, इसको डीसी बोलते हैं। अगर शुद्ध डीसी की बात करें ना, शुद्ध डीसी ऐसी होती है, ऐसी बिल्कुल, समझ गए। तो इसमें बदलने के लिए अपन फिल्टर का उपयोग करते हैं। इस अशुद्ध डीसी से शुद्ध डीसी में बदलने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। तो देखो, जब अपन फुल वेव रेक्टिफायर जो इस पे ये एसी वेव डालेंगे, भले ये आई हो वी हो, वोल्टेज वाला हो या फिर धारा वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अपने को ऐसा मिलेगा, यानी कि हाफ वेव में तो क्या हो रहा था, ये पार्ट जा रहा था, ये नेगेटिव वाला पार्ट कट रहा था, मतलब यहाँ पे जीरो आ रहा था, यहाँ पे जीरो फिर यहाँ पे जीरो। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, यानी कि मतलब नेगेटिव वाला पार्ट भी अपने को मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, पॉजिटिव हो गए, समझ गए, ऐसे हो रहा है, पूरा पूरा सीन ऐसे हो रहा है। तो अब देखो, फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है मध्य निकासी बिंदु यानी सेंटर टेप टाइप, दूसरा होता है सेतु प्रकार का ब्रिज टाइप, समझ गए। एक तो है मध्य निकासी टाइप, दूसरा है सेंटर टेप टाइप, सेतु प्रकार का यानी कि ब्रिज टाइप। ठीक है, तो दोनों को पढ़ेंगे अपन। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी सीखेंगे इसके बारे में, कुछ ज़्यादा कुछ इतना है नहीं। डायोड फॉरवर्ड बाइस में जाएंगे, रिवर्स बाइस में जाएंगे, कैसे क्या होगा वो अपने को पढ़ने का है। दो प्रकार, सेंटर टेप टाइप और ब्रिज टाइप। ठीक है, चलिए पहले पढ़ते हैं अपन सेंटर टेप टाइप। अब देखो, इसको समझो थोड़ा ध्यान से। देखिए, ये है अपना सेंटर टेप टाइप रेक्टिफायर। क्या है? सेंटर टेप टाइप रेक्टिफायर। ठीक है, इस डायग्राम को ज़्यादा कोई रटने का काम नहीं है। ठीक है, डायग्राम बेसिस पे कोई भी ऐसा सवाल आपके लिए नहीं आएगा, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा समझ लो। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, जैसे कि भाई अपन वेव देंगे तो अपने वेव ऐसी होती है कि भाई ऐसे देंगे तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा, नीचे वाला पार्ट भी ऊपर चला जाएगा। तो ये कैसे होगा, देखो ध्यान से देखना। मैंने माना ये पहले वाला पार्ट आया पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला पार्ट आया, समझ गए, ये पॉजिटिव वाला पार्ट आया। अगर ये जब पॉजिटिव वाला पार्ट आता है तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब देखिए सेंटर टेप का मतलब क्या होता है, सेंटर टेप का मतलब ये नहीं होता कि इसको दो भाग में बांटता है, इसका मतलब ये नहीं होता। ठीक है, ये देखो, इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि अब जैसे ये होगा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा तो देखो ये क्या है, पी टाइप है, या एन है, तो पी से पॉजिटिव। और जो नेगेटिव वाला पार्ट है, जो नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है, वो किससे जुड़ेगा, एन से, इससे जुड़ेगा एन से। देखो ये इसका पी टाइप है, ये एन टाइप, तो पी से पॉजिटिव और इसका नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से, यानी कि इसका जो एन है वो माइनस से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये डायोड होगा किसमें, फॉरवर्ड बाइस में, ये किसमें होगा, फॉरवर्ड बाइस में। और ये देखो, इसको देखो, तो इसमें देखोगे तो इसका P नेगेटिव से, जबकि इसका N पॉजिटिव से, ये किसमें होगा, रिवर्स बाइस में। तो क्या होगा, मक साइकिल, यानी कि पॉजिटिव वाला चक्र होगा, मक साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, D1 फॉरवर्ड बाइस
D2 रिवर्स बाइस में होगा। समझ गए? अब ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में हो जाएगा तो ध्यान से देखना, D2 क्या हो जाएगा? ऑफ। मतलब क्या है? D2 किस कंडीशन में हो जाएगा? ऑफ कंडीशन में हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। यानी कि अतः D1 ऑन और D2 ऑफ, रिवर्स बाइस यानी कि ऑफ मान सकते हैं उसको, ठीक है। ऑन और ऑफ बोलते हैं, ऑन और ऑफ भी बोलते हैं, फिर शॉर्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट भी बोलते हैं, ऑन भी बोलते हैं, इसको ऑफ भी बोलते हैं और ओपन भी बोलते हैं, ठीक है। इन शब्द में कंफ्यूजन नहीं होने का, ठीक है। तो D1 किस में? फॉरवर्ड बाइस यानी कि ऑन कंडीशन में आ जाएगा, D2 रिवर्स बाइस यानी कि ऑफ कंडीशन। तो क्या हो जाएगा देखना, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये टूट जाएगा, ये परिपथ टूट जाएगा, ये परिपथ टूट गया, ठीक है। और ये परिपथ क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो वोल्टेज यहाँ तक शो हो रहा था, अब वो वोल्टेज, क्योंकि ये तो पूरा परिपथ टूट ही गया, देखो कुछ है ही नहीं, तो ये वोल्टेज अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो इस परिपथ के नीचे वाला मतलब नहीं, अब क्या होगा? ये धारा बहेगा ऐसे ऐसे करके धारा बहेगी, और धारा किस में से निकलेगी? इससे निकलेगी, RL से होकर निकलेगी, और वहाँ से अपने को मिल जाएगा VDC, वहाँ से अपने को मिल जाएगा VDC। तो कैसे मिलेगा? जो है वो ऐसे कैसे अपने को मिल जाएगा, समझ गए? जो है वो देखो, ये पॉजिटिव, तो इसमें धारा ऐसे बहेगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो अपने को ये मिल गया, ठीक है। ऐसे करके ऐसे मिल जाता है। ये लिख लो पॉइंट, ये नीचे वाले, ठीक है। नेक्स्ट मैं यदि मानूं कि भाई नेगेटिव साइकिल आ रही है, कौन सी आ रही है? नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, उसको भी देखते हैं। ये D1, ये डायोड D2, D1 और D2। अब नेगेटिव साइकिल मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से देखना, अब इसका कौन सा सिरा? P वाला सिरा किससे जुड़ा हुआ है? इससे, नेगेटिव से, और ये वाला सिरा N वाला सिरा पॉजिटिव से। तो यानी कि ये किस में हो जाएगा? D1 हो जाएगा, D1 हो जाएगा इसमें रिवर्स बाइस में। तो ऋणात्मक साइकिल के लिए D1 रिवर्स बाइस, और D2 के लिए देखोगे तो D2 ये P पॉजिटिव से, इसका N नेगेटिव से, ठीक है। तो D2 हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस में, D2 फॉरवर्ड बाइस में होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि D2 फॉरवर्ड बाइस मतलब D2 क्या होगा? ऑन होगा, और D1 क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। D1 क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। मतलब कैसे? D1 ऑफ मतलब ये टूट गया, परिपथ टूट गया। D2 किस में? ऑन में, ये देखो बस। तो अब जैसे ये ऐसे हो जाएगा तो ये माइनस ये आ जाएगा। तो अब धारा बहेगी कैसे? धारा ऐसे बहेगी, लेकिन आखिर में पॉजिटिव यही आएगा, नेगेटिव यही आएगा। देखो पहली बार में धारा ऐसे बह रही थी, ऐसे, अब ऐसे बह रही, लेकिन आखिर में जो प्रतिरोध है वहाँ पर तो पॉजिटिव वाला सिरा वही रह रहा है, ठीक है। वो नहीं बदल रहा ना, तो फिर जो अपने आउटपुट है, जो अपने को मिल रहा है, उसमें भी कुछ बदलाव नहीं होगा। समझ गए भाई? अगर बदल रहा होता कि पॉजिटिव के बदले नेगेटिव होता तो वो चक्कर नीचे आया था। तो अब यहाँ भी चक्कर कहाँ आएगा? ऊपर ही आएगा। समझ गए? तो ये यहाँ ऐसे हो जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे काम हो रहा है, मतलब दोनों साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए अपने को ऐसे मिल रहा है, ठीक है। ये है सेंटर टेप टाइप। ये क्या है? सेंटर टेप टाइप। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें 2 डायोड है, ये बात नोटिस करना आप। इसमें 2 डायोड है, एग्जाम में से पूछ सकता है। इसमें 2 डायोड है। अब एक बार में क्या होता है? एक बार में एक ही डायोड ऑन रहता है, एक डायोड ऑन तो एक ऑफ। समझ गए? एक बार में एक ही डायोड ऑन रहता है,
एक ही डायोड ऑन रहता है, दूसरा क्या क्या होता है ऑफ कंडीशन में, दूसरा किस में होता है ऑफ कंडीशन में। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर टेप टाइप रेक्टिफायर। क्या हो गया सेंटर टेप टाइप रेक्टिफायर। अब पढ़ते हैं ब्रिज टाइप। देखो ये है अपने ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। कौन सा है ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। इस डायग्राम को रटने का काम नहीं है, ठीक है, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो समझने का बस। बाकी इसका जो लास्ट में क्या चीज़ इससे संबंधित याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखो इसमें डायोड इस प्रकार लगे हुए हैं, कैसे ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, तो ये देखो ये इसका कौन सा सिरा है पी है, पी वाला हिस्सा, तो ये D1 किस में आ जाएगा फॉरवर्ड वाइज में, D1 आ जाएगा फॉरवर्ड वाइज में, D1 किस में आ जाएगा फॉरवर्ड में। और ये देखो इसका ये N है, N पॉइंट ये हो जाएगा रिवर्स में, ये किस में होगा रिवर्स में। देखो जबकि यहाँ से देखो ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसके किसी से पी से जुड़ा हुआ है मतलब ये रिवर्स में, और ये नेगेटिव N से जुड़ा हुआ मतलब ये किस में हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज में। समझ गए। तो कुल मिला के ये D1 और D4 ये क्या होंगे फॉरवर्ड वाइज में हो जाएंगे। तो धनात्मक साइकिल के लिए D1 देखो पॉजिटिव पी से जुड़ा हुआ मतलब फॉरवर्ड वाइज, और ये जो नेगेटिव है नेगेटिव N, तो यानी कि ये किस में हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, ये रिवर्स बाइस और ये रिवर्स बाइस। समझ रहे हो। तो धनात्मक साइकिल के लिए D1 किस में हो जाएगा D1 एंड D4 फॉरवर्ड बाइस में होंगे, किस में होंगे फॉरवर्ड बाइस में होंगे, तथा D2 और D3 रिवर्स बाइस में होंगे। तो देखो क्या होगा जब ये D1 और D4 फॉरवर्ड बाइस में होंगे तो धारा कहाँ से बहेगी D1 से, क्योंकि ये तो टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, धारा D1 से बहेगी, और ये भी क्या पाथ नहीं है, ये भी क्या टूट जाएगा, ऐसे होगा ना। ये देखो ये है फॉरवर्ड बाइस वाली स्थिति। तो देखो धारा बहेगी कहाँ से, यहाँ तो बहने कोई नहीं है, यहाँ आएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी और वापस ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपने को इस लोड पे जो अपने को VDC मिलेगा वो अपन ले लेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल के लिए D1 एंड D2 फॉरवर्ड बाइस में, D2 एंड D3 रिवर्स बाइस में होंगे बस। अब यदि मान लो नेगेटिव साइकिल आए, कैसे आ जाए नेगेटिव साइकिल, तो नेगेटिव साइकिल में देखते हैं क्या होगा। अब देखो नेगेटिव साइकिल मतलब ये वाला हिस्सा नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव ऊपर सॉरी नेगेटिव ना, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से तो क्या होगा, ये इसका P किससे पॉजिटिव से, मतलब ये किस में हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, और इसका ये N पॉजिटिव से यानी कि ये रिवर्स बाइस में। सेम है ऐसे कैसे इसका नेगेटिव N से मतलब ये फॉरवर्ड बाइस, नेगेटिव P से यानी कि ये रिवर्स बाइस। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये दोनों D1 और D4 अब किस में चले जाएंगे रिवर्स बाइस में, D1 एंड D4 रिवर्स बाइस। ऋणात्मक, यहाँ लिख लेना ऋणात्मक। तो देखो क्या होगा D1 D2 और D3, तो D2 एंड D3 किस में होंगे फॉरवर्ड बाइस में होंगे, यानी कि ये क्या बन जाएगा ऐसे सीधा पथ बन जाएगा। ऐसे, तो अब इसमें धारा कैसे बहेगी, ऐसे बह जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें सब कुछ होने वाली है, इसको आपको इतना फोकस नहीं करना। ठीक है, मैं सिर्फ इस लेवल से ले रहा हूँ क्योंकि 2016 में पेपर बहुत टफ था, तो मैं 2016 के लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, ताकि कोई भी ऐसा सवाल पूछे तो आप कर पाओ, आपसे हो पाए। ठीक है, तो इसमें कुछ याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है इस ब्रिज टाइप में,
कि भाई ब्रिज टाइप में वो तो वेव तो वो क्यों आएगी, जो ऐसे मतलब जो वेव अपने हैं वो तो वो क्यों आएगी, ऐसे कैसे मिलेगा, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना है कि 4 डायोड का मिल जाता है, 4 डायोड का मिल जाता है, 2 ऑफ होते हैं हमेशा और 2 ऑन, ठीक है। अगर फॉरवर्ड बाइज में है तो 2 ऑन 2 ऑफ, रिवर्स बाइज में भी है तो 2 ऑन और 2 ऑफ, ऐसे होगा, समझ गए। टोटल 4 डायोड काम में दिए जाते हैं, ये होता है ब्रिज टाइप, ठीक है। तो ये अपना फुल वेव रेक्टिफायर खत्म हो गया। चलो 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपन लिख लेते हैं। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर से संबंधित ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ठीक है, पीछे वाला डायग्राम याद रहे नहीं रहे वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ याद रखना। देखो फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी 81.2%, 81.2%, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी थी 40.6, उसकी दुगुनी 40.6 की दुगुनी होती है 81.2, समझ गए। तो हाफ की 40.6 होती थी अपन ने पढ़ा था, और फुल की कितनी 81.2, समझ गए। तो फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता एफिशिएंसी 81.2% होती है। कारण चूंकि अपन पूरी वेव का क्या कर रहे हैं, अपन एसी से डीसी में बदल रहे हैं, लेकिन ये जो बदली हुई डीसी है ना ये शुद्ध डीसी नहीं है, इसीलिए पूरा 100 नहीं मिल के 100 से कम मिल रहा है, समझ गए। अब निर्गत यानी कि आउटपुट की आवृत्ति निवेशी यानी कि इनपुट से दुगुनी होती है। ये जो निर्गत यानी कि आउटपुट की आवृत्ति निवेशी इनपुट से दुगुनी होती है, ये सवाल ऐसे का ऐसे ये लाइन ऐसे कैसे 2016 में पूछ ली गई थी। 2016 में ये लाइन ऐसे कैसे पूछ ली गई थी। अब देखो कैसे आवृत्ति दुगुनी कैसे हुई। अब देखो ध्यान से देखना ना, ये कितना 0, ये T/2, ये T, ठीक है। अब इसका आवर्तकाल कितना, आवर्तकाल मतलब क्या होता है, जहाँ से अपने पथ को रिपीट करे, अपने रास्ते को रिपीट करे, ठीक है। तो ये अपना रास्ता कहाँ से कर रहा है रिपीट, यहाँ से भाई एक रास्ता ये पूरा हो गया, एक चक्र यहाँ से फिर से रिपीट कर रहा है ऐसे, तो ये इसका आवर्तकाल हो गया T, ये हो गया टाइम पीरियड, समझ गए। तो इसकी आवर्तकाल T है तो आवर्ती 1/T, F=1/T। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे ना तो इसके ये जब देखोगे तो एक्चुअली में इसका अब ये T' मान लेते हैं, माना इसका आवर्तकाल कितना T' है, ठीक है, T', समझ गए। तो ये 0 से T', बस ये यहाँ से फिर से इसने पद रिपीट स्टार्ट कर दिया 0 से T', समझ गए, 2T', 3T', मतलब इसका टाइम पीरियड कितना हुआ T' ही हुआ ना भाई, इसका आवर्तकाल कितना हुआ, क्योंकि इतने पद के बाद तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये अपना पथ रिपीट कर रहा है। तो जहाँ तक इसका पथ एक चक्कर कितना हो, इसका एक चक्कर सिर्फ यहाँ तक हुआ, सिर्फ यहाँ से लगाकर यहाँ तक, समझ गए, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ठीक है। इसका एक चक्कर यहाँ से लगाकर यहाँ तक था। तो यहाँ से देखो ये T' एक्चुअली में क्या है, T' = T/2, समझ गए। तो यानी कि इसका आवर्तकाल अब कितना हो गया, आधा, इसका आवर्तकाल आधा। तो देखो फुल वेव का आवर्तकाल इनपुट का आधा होता है, इनपुट का आधा होता है। फुल वेव यानी कि ये लिख सकते हो आउटपुट का आवर्तकाल, आउटपुट का आवर्तकाल, OP मतलब आउटपुट, IP यानी कि इनपुट, ठीक है। आउटपुट का आवर्तकाल समझ गए। अब देखो इनपुट में आवर्तकाल कितना था, ये T था, पूरा T, जबकि आउटपुट में ये T/2 रह गया, कितना रह गया T/2, हर एक T/2 टाइम बाद ये अपने आप को बदल रहा है, समझ गए। T/2 मैंने क्या मान लिया, T' मान लिया। तो यहाँ पे देखो आउटपुट का आवर्तकाल इनपुट का आधा होता है, आउटपुट का आवर्तकाल इनपुट का आधा। अब देखो लेकिन आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल की उल्टी, रिवर्स। तो यदि आउटपुट का आवर्तकाल इनपुट का आधा है तो आउटपुट की आवृत्ति इनपुट से दुगुनी होगी, समझ गए भाई। आउटपुट का आवर्तकाल कितना, आप देखो ये T' कितना है, T/2। अब मैं इसको F' निकालूँ तो F' कितना आएगा 1/T', 1/T'। और यहाँ से देखोगे तो ये कितना आएगा, जब देखोगे तो 2/T आएगा। तो 2/T क्या एक्चुअली में 1/T का दुगुना है, 2/T क्या 1/2 का दुगुना है। तो इसका मतलब निर्गत की आवृत्ति निवेशी से दुगुनी होती है, समझ गए। जो आउटपुट मिलेगा उसकी आवृत्ति निवेशी से दुगुनी होती है, तथा निर्गत का आवर्तकाल
निर्गत का आवर्तकाल यानी कि निर्गत मतलब आउटपुट, ठीक है, निर्गत का आवर्तकाल इनपुट यानी कि निवेशी का आधा होता है। समझ गए? चूंकि आवर्तकाल आधा हो रहा है इसलिए आवर्ती दुगुनी हो जाएगी। बात समझ गए? तो ये लाइन याद रखना, ये 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर से इस बार घुमा के, इस बार आवर्ती का नहीं तो इस बार आवर्तकाल का पूछ ले, ठीक है। तो आउटपुट का आवर्तकाल तो आधा होगा लेकिन आवर्ती दुगुनी हो जाएगी। समझ गए? इस पॉइंट को अच्छे से फोकस करना, जो मैंने समझाया उसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो, सेंटर टेप में टोटल 2 डायोड होते हैं, ठीक है। एक डायोड ऑन कंडीशन में, एक डायोड ऑफ कंडीशन में, हमेशा एक ऑन रहेगा एक ऑफ रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। बस डायग्राम से अपने कोई मतलब नहीं है। सेंटर टेप में टोटल 2 डायोड, एक ऑन में रहेगा एक ऑफ में रहेगा, ठीक है। डायग्राम को रखना नहीं है, बाकी तो आपको वैसे तो अगर एग्जाम में दे दे तो देख के मालूम पड़ ही जाएगा कि ये सेंटर टेप है, ये क्या है, ऐसे ऐसे डायोड दिए हो तो वो क्या है, ब्रिज टाइप है। और ब्रिज टाइप में क्या होता है, टोटल 4 डायोड, टोटल कितने होते हैं 4 डायोड, 2 डायोड ऑन और 2 ऑफ। जब फॉरवर्ड वाइज में होगा तब भी 2 ऑफ 2 ऑन, और रिवर्स में भी 2 ऑफ और 2 ऑन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने इस रेक्टिफायर से संबंधित, फुल रेक्टिफायर से संबंधित पूरी हो गई है। तो अब चूँकि इसमें कुछ बाकी तो रह नहीं गया, लेकिन 2016 में कुछ क्वेश्चन इस टाइप का आया था, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा बहुत और पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 2016 तक टफ पेपर आए तो कोई क्वेश्चन भी आपके गलत हो। समझ गए? क्योंकि मैं पूरा 2016 के पेपर के स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के ही पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं और पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है। अब देखो, इसको ध्यान से देखो। एक्चुअली में ये चीज़ थोड़ा सा हाई लेवल है, लेकिन आपको पता है कितना भी टफ मैं आपके सामने ईजी बना के परोस देता हूँ, ठीक है। तो आप समझो बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि 2016 में इस पर क्वेश्चन पूछ लिया था, और मैं चाहता हूँ कि 2022 में भी अगर पूछ लेना तो जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो अच्छे से सही करके आए, बस मैं ये चाहता हूँ। कोई टफ बात नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और आपने पढ़ा भी हुआ, ऐसा नहीं कि 12th में चीज़ देखी नहीं है, देखी भी हुई है, ठीक है। अब देखो, जो AC होती है ना, AC कैसे होती है, AC ऐसे होती है, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर। AC क्या करती है, साइन का वेव होता है, ऐसा होता है, साइन फंक्शन की तरह, साइन का फंक्शन ऐसे होता है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, पीक मान, इसका क्या होता है, अधिकतम मान, VP। इसको अपन VP भी बोल सकते हैं, बहुत सारे VP भी बोलते हैं, बहुत सारे VM भी बोलते हैं, मैक्सिमम मान या पीक मान, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, ठीक है। अब देखो, तो ये क्या होता है भाई, इसका मान ऐसे, पीक कितना हो सकता है, VP कितना हो सकता है, पीक, और नीचे वाला ये नीचे में पीक यानी -VP। समझ गए? अगर कोई साइन वेव ऐसे है, जैसे कि AC कोई दिया हो 3 sin ωt + 5 जो भी है, तो इसका अधिकतम मान कितना होगा, +3, और न्यूनतम मान नीचे -3। समझ गए? ऐसे। तो ये पीक कितना हो जाएगा, पीक हो जाएगा 3, पीक कितना हो जाएगा 3, बस ये होता है AC में। तो आपको जब भी कोई देंगे ना कि भाई AC इनपुट दिया है, या फिर तो उसका मतलब कि भाई मान पीक कितना है, पीक वैल्यू कितनी दी हुई है, तो वो पीक वैल्यू देंगे। AC में आपको क्या करेंगे, वो पीक वैल्यू देंगे। या फिर पीक वैल्यू नहीं देंगे, साइन की फॉर्म में दे, तो जो बाहर वाला है वो क्या, पीक है। समझ गए? 3 sin ωt, तो यहाँ पर 3 क्या है, पीक है। समझ गए? मतलब ये मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 3, क्योंकि आपको पता है साइन का मान कितना होता है अधिकतम, मतलब -1 से 1 तक जाता है साइन का मान, साइन थीटा। तो यानी कि -3 से +3 तक ही जाएगा, तो -3 से +3, तो ये होता है पीक मान। समझ गए? ये क्या होता है, पीक मान। अब देखो, अब आगे कुछ नहीं है। अब ये कोई साइन वेव है VP, अब ये वोल्टेज की हो सकती है, धारा की हो सकती है, किसकी भी हो सकती है, ठीक है। इसका मैक्सिमम मान मैंने दे दिया भाई, वोल्टेज की फॉर्म में दे दिया, चलो VP है तो VP, ठीक है, वोल्टेज वाली वेव है, तो इसका मान VP है ना, तो इससे जो अपने को DC मिलेगी ना, उस DC का मान कितना होगा, VP/π। समझ गए? अगर इसका अधिकतम मान VP है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर से जो अपने को DC मिलती है ना, उसका मान होता है VP/π। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि इस पर ऐसा कैसे सवाल पूछ लिया गया था 2016 में। फिर फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर DC क्या होगा, 2VP/π। क्या हो जाएगा, 2VP/π। बहुत सारे इसको VM भी लिखते हैं, मैक्सिमम VM/π या फिर 2VM/π। पीक बोलो या मैक्सिमम बोलो, बात एक ही है, VP बोलो या VM बोलो, ठीक है। अगर धारा है तो IP IM, समझ गए? ऐसे होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। हाफ वेव रेक्टिफायर में अपना जो आउटपुट मिलता है DC, वो कितना मिलता है, VP/π, और फुल वेव में 2VP/π। जहाँ पर VP क्या है, VP क्या है, इसका पीक वैल्यू, किसकी, जो AC अपन इनपुट दे रहे हैं उसकी क्या है, पीक वैल्यू है, उसकी क्या है, पीक वैल्यू। बस इतना समझ लो, ये खूब है, ठीक है।
अब एक और चीज़ आती है ट्रांसफार्मर, वो भी थोड़ा सा सीख लो। देखो ट्रांसफार्मर क्या पढ़ेंगे अपन, ये क्या है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा, स्टेप डाउन क्या करेगा, वोल्टेज को घटाएगा। ठीक है, अब देखो अपने को ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। सिंपल सा जब एग्जाम में यदि सवाल आ जाए इसको जोड़ के, क्योंकि हो सकता है रेक्टिफायर के साथ में इस जोड़ दे फिर सवाल थोड़ा टफ बना दे, जैसे कि 2016 में किया था, तो वो गलती आप ना करो, तो चीज़ें सीख जाओ। देखो कैसे होगा स्टेप अप, यानी कि क्या होगा, इसका एक रेशियो दिया होगा, इसका एक अनुपात दिया होगा, यानी कि ऐसे देगा कि भाई एक ट्रांसफार्मर है जो 1:3 वाला है ट्रांसफार्मर, ऐसे बोल सकते हैं। अब जैसे कि ये क्या स्टेप अप है ना, तो स्टेप अप मतलब क्या होगा कि जो नीचे वाला अनुपात है ये ज़्यादा होगा, समझ गए, ये ज़्यादा होगा 1:3, यानी कि ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा, यानी कि ये बढ़ाएगा। अगर स्टेप डाउन है तो ये ऐसे लिख लेंगे 3:1। अब देखो रियल में क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये मान लिया कि भाई यहाँ पर मैंने कितना दे दिया, यहाँ पर मैंने दे दिया है 9 वोल्ट। कितना दे दिया, 9 वोल्ट मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया। V1 कितना दे दिया, 9 वोल्ट। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका कुछ नहीं होता, फॉर्मूला ऐसे होता है V1/V2। इसका मतलब ये होता है V1/V2 1:3, मतलब ऐसे होता है, बस समझ गए। यानी कि अगर इसको 1:3 के बदले अगर इसको ऐसे लिखे कि N1/N2, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि N1/N2, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है N1/N2। रेशियो कोई भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो इसका भी ये V1/V2 N1/N2, ये फार्मूला होता है दोनों ही जगह। अब देखो यहाँ पे मैंने कितना दिया हुआ है कि भाई V1 कितना 9 वोल्ट है, तो V1 9 वोल्ट रख दिया। V2 अपने को निकालना है कि भाई आउटपुट में कितना मिलेगा, और N1/N2 कितना दिया हुआ है 1:3, यानी कि 1/3। तो V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा 27, यानी कि 3 गुणा कर दिया इसने, समझ गए। इसने क्या कर दिया, उसको 3 गुणा बढ़ा दिया, अगर ऐसे आए तो। अब यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ 3:1, तो कुछ नहीं करना है। V1 कितना दिया हुआ, V1 जैसे कि मैंने मान लिया 9 वोल्ट, चलो यहाँ भी V1 कितना 9 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो V1 कितना 9 वोल्ट, 9/V2, और ये कितना दिया हुआ है 3/1, क्योंकि 3:1 दिया हुआ। N1/N2 कितना दिया हुआ 3:1। ये N1/N2 क्या होता है, इनमें फेरों की संख्या, समझ गए। जो राउंड होता है ना, टन ये होता है एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है, आपको जो रेशियो दे ऐसे फॉर्मूला रखना है, V1/V2 = N1/N2, बस। तो यहाँ से V2 देखो, V2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो अब देखो क्या समझ गए, इसने 1:3 दिया था, यानी कि बढ़ा रहा है, कितना बढ़ाया, 3 गुना बढ़ाया। यहाँ पे 3:1 मतलब क्या कर रहा है, 3 गुना कम कर रहा है। देखो 3:1 मतलब तो 3 का 1 हो जाएगा, तो 9 का 3 हो जाएगा, समझ गए भाई। 3 का 1, 6 का 2, समझ रहे हो, तो 9 का 3 हो जाएगा, समझ गए। ऐसे वैसे ये 1 का 3 मिल रहा है, तो अगर मैं 3 का करूँ तो 9 मिलेगा, 6 का करूँ तो 18, और 9 का करूँ तो 27, 3 गुणा, समझ गए। ये ऐसे होता है, ये करता है स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये क्या कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है, ये स्टेप डाउन कर रहा है, समझ गए। अगर यहाँ पर अपन कोई 9 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर अपने को मिलेगा V2, समझ गए। तो ऐसे होता है, ये चीज़ समझ लो, बस इतना खूब है, इतना खूब है। ये होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये। तो चलिए एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूँ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो दोनों सवालों में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे से। ये कह रहा है भाई एक फुल वेव रेक्टिफायर एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर 1:4 से जुड़ा हुआ है। यदि ट्रांसफार्मर को दिया गया निवेशी विभव V = 2 sin ω/5 हो, तो निर्गत DC विभव ज्ञात करना है। यानी कि क्या क्या कह रहा है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है किससे, यहाँ पर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, DC मिलेगा, DC आएगा, तो वो अपने को DC निकालना है। ये क्या कह रहा है, यहाँ जो इनपुट है V, ये V यहाँ पे दिया हुआ, किसको दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर को दिया हुआ, ध्यान रखना। ये क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर को दे रहा है, तो
ट्रांसफार्मर को अगर यहाँ दे रहा है तो इसको जो रेक्टिफायर को मिलने वाला तो बदल जाएगा। अगर इसने बोला होता कि मैं रेक्टिफायर को दे रहा हूँ, अगर इसने यहाँ पे लिखा होता कि भाई विभव किसको दिया है, रेक्टिफायर को दिया है, तो फिर ये स्टेप अप वाला इसका काम ही नहीं था, जो दिया वो इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका पीक क्या हो जाता, 2 हो जाता। अगर मैं ये बोलता कि ये रेक्टिफायर को दिया तो पीक की तरह 2 हो जाता, लेकिन अब ये पीक बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा देखो, तो मान लिया ये भाई V1 है, ये वाला कितना V1, तो यहाँ आगे कितना हो जाएगा V2। ठीक है, यहाँ आगे V2, तो अब देखो V1 अपॉन V2 बराबर है कितना, देखो 1:4, तो 1:4। अब V1 का मतलब V1 का पीक कितना, 2, तो V1 का पीक यानी कि 2, यानी कि 2/V2 1/4, यानी कि V2 बराबर कितना हो गया 8। तो यहाँ पे अब जो मिलेगा ना अपने को V2 का पीक 8 मिलेगा। यहाँ पे V1 कितना पीक कितना था, 2 था, यहाँ पे 2 था। लेकिन अगर मैं ये बोलता कि भाई ये जो विभव है वो मैंने इसको दिया है फुल रेक्टिफायर को, तो फिर इसका पीक यहाँ 2 ही रहता, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर होता ही नहीं, ट्रांसफार्मर अपने पिक्चर में आता ही नहीं। लेकिन ट्रांसफार्मर पिक्चर में आया तो यहाँ पे 2 दिया, तो 2 से ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 8 करेगा। 2 से ट्रांसफार्मर इसको 8 में कर देगा। अगर ट्रांसफार्मर नहीं होता तो 2 का 2 सीधा इसको मिल जाता। समझ गए, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का। तो इसने यहाँ पे स्टेप अप किया, कितना किया, 4 गुना, तो 2 का 4 गुना 8। तो फॉर्मूले से भी देखो V2 8 आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम कितना आ गया, 8 आ गया। तो अब देखो, अब जो इसको मिल रहा है ना, इसको फुल वेव रेक्टिफायर, इसको तो कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। इसको कितना मिला, 8 मिला। तो अब देखो VDC क्या होगा, VDC कितना होगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, मैंने बताया था 2VP/π, ये होता फार्मूला। ठीक है, अब देखो 2π, VP कौन सा होगा, VP यही तो होगा जो इसको मिल रहा है। भाई अपने को यहाँ से क्या मतलब, 2 से क्या मतलब, जो अपने को रेक्टिफायर को मिल रहा है वही तो आएगा काम में। तो 2 × VP कितना 8, तो 16/π, ये हो जाएगी DC वैल्यू। बस बात खत्म, ये हो जाएगी DC वैल्यू। ठीक है, सेम चीज़। अब एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर 2:1 से जुड़ा हुआ है। यदि ट्रांसफार्मर को दिया गया निवेशी को VP = 4 वोल्ट हो तो निर्गत DC ज्ञात करो। अब देखो इसमें भी क्या किया इसने, क्या जुड़ा हुआ है, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ अपने को मिलेगा DC, क्या मिलेगा, DC। अब ये दिया कितना है, ये देखो, यदि ट्रांसफार्मर को दिया, किसको दिया, ट्रांसफार्मर को, यानी कि VP का कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कितना दिया, 4 दिया है। अब इसने क्या किया कि भाई ट्रांसफार्मर है वो कितना है, 2:1 वाला है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा अपने को, मतलब खास इससे है, क्योंकि अपने फॉर्मूले में जो ये 2VP/π आ रहा है वो कौन सा VP आ रहा है, जो रेक्टिफायर को मिल रहा है वो VP आ रहा है। बाकी आगे कितने भी हो, अगर मैं 2 ट्रांसफार्मर भी लगा सकता हूँ, 3 भी लगा सकता हूँ, कोई मतलब नहीं। आखिर में अपने को लास्ट में जाके रेक्टिफायर को कितना मिल रहा है उससे अपने को मतलब है। ठीक है, रेक्टिफायर को कितना मिल रहा है उससे अपने को मतलब है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो ये 4 है, तो इसको मान लिया V1, इसको V2, तो एक्चुअली में V1/V2 बराबर कितना हो जाएगा, 2:1 है। तो V1 कितना दिया हुआ, 4, V2, तो V2 आ जाएगा 2 वोल्ट। तो आखिर में इसने तो पहले 4 दिया, लेकिन इसने ट्रांसफार्मर ने क्या कर दिया, इसको 4 से 2 में बदल दिया। यहाँ पीक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पीक तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये DC अपने को पता है, DC का मान क्या होता है, VM/ या VP/π। तो यहाँ पर पी कौन सा होगा, पीक ये 2 वाला। ठीक है, तो 2/π, ये हो जाएगा DC वैल्यू, ये हो जाएगी DC वैल्यू। समझ गए, तो ये चीज़ जानना है। इस ट्रांसफार्मर क्या करेगा, सिर्फ स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम करेगा, जबकि अपने जो फॉर्मूले में जो 2VP/π है वो VP कौन सा वाला है, जो रियल में इसको रेक्टिफायर को मिल रहा है वो वाला है। समझ गए, आगे से कितना आ रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं, आगे से जो आ रहा है उसमें बीच में ट्रांसफार्मर आ गया, अगर वो अप कर रहा है तो अप करना है आपको, डाउन कर रहा है तो आपको भी डाउन में वैल्यू लिखनी है। ठीक है, लेकिन जो रियल में इसको मिल रहा है वही इस फॉर्मूले में रहेगा। समझ गए, तो मुझे लगता है आपके डाउट क्लियर हो गया होगा, अब कुछ बाकी रह नहीं गया हो। अब जैसे कि इसमें अगर मैं ये बोलता कि ट्रांसफार्मर नहीं होता, कि ये बोलता कि यदि रेक्टिफायर को दिया गया निवेशी विभव कितना 4 वोल्ट है, तो फिर ये VP कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट अपन 4 इसको देते, डायरेक्ट 4 इसको मिल रहा है तो यहाँ पे 4 हो जाता। समझ गए, ऐसे है। तो चलिए ये चीज़ें हो गई। अब देखो एक चीज़ और मैं बताना बाकी रह गया था, एक डाउट। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी घुमा के दे दे, ठीक है, तो एक चीज़ वो भी समझ लीजिए आप। देखो अगर जैसे कि ये अपने
क्या बोले, ये फॉर एग्जाम्पल हाफ वेव रेक्टिफायर लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। मैंने डायोड अब मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो पहले जब मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाया था तो ऐसे बनाया था डायोड, ठीक है, लेकिन अब मैं ऐसे बना रहा हूँ। तो देखो अब क्या होगा, अब जो अपने को आउटपुट मिलेगा ना आर एल पे, ये डीसी, वो मिलेगा कैसे, देखो अगर यहाँ से वेव ऐसे आ रही है ना, तो अब देखो जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में होगा ना, तब ये किस में चला जाएगा, ये रिवर्स बायस में, ये किस में जाएगा, रिवर्स बायस में। तो मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के लिए रिवर्स बायस में जा रहा है, मतलब इस वाले पार्ट के लिए अपने को क्या मिलेगा, 0। फिर जब नेगेटिव वाला पार्ट आएगा ना, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाले में ये किस में जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, मतलब नेगेटिव वाली वेव अपने को मिलेगी, समझ गए, ऐसे, तो ऐसे, समझ गए। तो अगर ये डायोड उल्टा है तो अपने को आउटपुट मिलेगा कैसे, ऐसे मिलेगा, और अगर डायोड ऐसा होता, सीधा होता, तो अपने को ऐसा मिलता, समझ गए। ये भी चीज़ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, इस पे भी सवाल घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। डायोड की दिशा भी ध्यान, क्योंकि मैंने जो बताया कि मैं हर एक दिशा में कुछ बता नहीं सकता, सारे डायग्राम में बना के बता नहीं सकता, वो दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। बाकी फुल वेव में और वगैरह उनके बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है, उनके बारे में आपको नहीं सोचना है, सिर्फ हाफ वेव में ये घुमा के थोड़ा दे सकता है क्वेश्चन, ये भाई आपको दे दे ऐसा कि देखिए ये भाई क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, आपको ये वेव दे दी, अब बताओ जो अपने जो डीसी मिलेगा आउटपुट, उसकी वेव कौन सी होगी, तो बच्चे सीधा ही जो ये इसको टिक करेंगे, इसको टिक नहीं करना, इसको टिक करना, क्योंकि डायोड उल्टा है, डायोड उल्टा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव वाले के लिए फॉरवर्ड बायस में होगा, समझ गए। तो इसलिए नेगेटिव वाला प्राप्त होगा, और पॉजिटिव वाले के लिए रिवर्स बायस में, यानी पॉजिटिव वाला गायब हो जाएगा, समझ गए। चलिए बढ़िया है। अब देखो इसको ध्यान से देखो, ये स्लाइड स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बस सब कुछ एक सार हो गया, ठीक है। अगर लगे कि ये चैप्टर आपको समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये रट के चले जाना, ठीक है, ये रट के चले जाना, यहाँ से भी चीज़ें हो जाएगी। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इसकी दक्षता यानी कि एफिशिएंसी 40.6%, फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता 81.2%, ठीक है। निर्गत का आवर्तकाल एवं आवर्ती निवेशी के समान होती है। इसमें जो निर्गत का आवर्तकाल एवं आवर्ती निवेशी के समान मैंने बता रखा है, इसमें निर्गत का आवर्तकाल निवेशी का आधा, तो आवर्तकाल आधा तो क्या हो जाएगा, आवर्ती दुगुनी, निर्गत की आवर्ती निवेशी की दुगुनी, और ये लाइन पे सवाल 2016 में पूछा जा चुका है, ठीक है। यदि रेक्टिफायर को, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि रेक्टिफायर को दी गई एसी का अधिकतम मान वीपी हो तो प्राप्त डीसी कितना होगा, वीपी/पाई। तो वीपी, ये जब आप डीसी लिखोगे ना तो वीपी/पाई, ये वीपी कौन सा वाला होगा, रेक्टिफायर को जो मिल रहा है वो, समझ गए। हाँ, तो इसमें प्राप्त डीसी बराबर 2 वीपी/पाई, ठीक है। इसमें एक डायोड काम में आता है, इसमें सेंटर टाइप में 2 डायोड और ब्रिज टाइप में 4 डायोड काम में आते हैं, समझ गए। तो ये हो गया अपना रेक्टिफायर खत्म, सारा अच्छे लेवल से करवा दिया। अब कितना भी टफ क्वेश्चन पूछे, यहाँ से बाहर कुछ नहीं है। फिर देखो कुछ भी टफ पूछे, थोड़ा बहुत दिमाग आपको भी लगाना, जैसे कि मैंने बताया पीछे वाले एक स्लाइड में कि डायोड को उल्टा कर दे तो वो रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस चेंज हो जाएगा, तो उस टाइप में सवाल पूछे, थोड़ा बहुत दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं ही नहीं बता सकता, डिस्कस नहीं कर सकता, आप जब खुद पढ़ोगे तो आपके दिमाग में विचार आने चाहिए, ठीक है। बाकी फुल वेब में वो डायोड घुमा के वगैरह ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता, ठीक है। और उसमें ऐसा पूछना भी मतलब एक तरीके से केवल जायज़ होगी आपके साथ, ठीक है। तो आप वेब में वो घुमा के जरूर पूछ सकता है, ठीक है, ताकि उसमें वेव नीचे वाली हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना। तो चलिए ये इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख ले और खोपड़ी में बिठा ले, दिमाग में फिट कर ले इसको। थैंक यू सो मच।